नमस्कार। मैं आशीष कुमार। रोज की तरह आज भी हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करने के लिए उपस्थित हैं। ये वो सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं कि एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन तमाम सवालों को आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज हम बात करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्या है? व्हाई डज ब्लीडिंग ऑकर थ्रू द नोज इन द हाई माउंटेनियस रीजन? यानी कि क्या? पहले आप सवाल समझ लीजिए। ये इनकम टैक्स का सवाल है। इनकम टैक्स ऑफिसर सेंट्रल एक्साइज में जो सवाल पूछा गया था 2005 का सवाल है। क्या है इसमें? इसमें यह पूछा जा रहा है कि जब हम लोग पहाड़ के चोटी पर चढ़ते हैं, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ पे हम लोग जब जाते हैं तो पहाड़ के ऊंचाई पर जाने के बाद हम लोगों के नाक से, ठीक है, नोज से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग होना मतलब नाक से खून फेंक देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों नाक से खून फेंक देता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, ये हर इंसान को जानना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है, लेकिन हर लोगों को ये सभी चीजों का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। एज ए साइंस की जानकारी अगर आपको नहीं है तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि साइंस की जानकारी देश के हर बच्चों के बीच में होना बहुत जरूरी है। तो आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं तो हमारे नाक से खून क्यों फेंक देता है। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग जमीन से ऊंचाई पर पहुंचते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। एयर का जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर, वो क्या होता है, वो घटता चला जाता है। एक कंडीशन ऐसा आता है कि हमारे शरीर का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर दोनों मिलकर इक्वली काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊपर से जो प्रेशर मिल रहा होता है वो कम जाता है, और हमारे ब्लड का प्रेशर तो जैसा था वैसा ही रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पर हम जैसे पहुंचते हैं तो हमारे कैपिलरी में जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, बाहर फेंक देता है। ऑप्शन 1 को देखिए, क्या बोल रहा है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द कैपिलरी इज ग्रेटर देन द आउटर प्रेशर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी आउटर प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर लग रहा होता है, उससे ज्यादा प्रेशर किसका हो जाता है? कैपिलरीज का हो जाता है। यानी बाहर का प्रेशर कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर हम जैसे पहुंचते हैं तो हवा का दबाव हमारे ऊपर घटता चला जाता है, और जिसके कारण कि हमारे नाक से खून फेंक देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज ए रेड लाइट, ठीक है। डेंजर का जो सिग्नल होता है हमेशा लाल रंग का होता है। ऐसा क्यों? डेंजर के सिग्नल को लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे का क्या रीजन है? अभी पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि जो लाल रंग का लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण कि उसका डेविएशन क्या होता है, कम होता है, और दूर तक वो लाइट पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडरगोज लेस्ट डेविएशन, यानी ये डेविएट नहीं करता है और दूर तक ये सिग्नल इसका पहुंच पाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन? देखिए, मतलब कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1, और हर में 2-2 है। फोर्स पावर, वर्क एनर्जी, मोमेंटम पावर। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी होने का मतलब सेम एसआई यूनिट होगा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं। पावर का क्या होता है? पावर का क्या होता है? वाट होता है। वर्क का क्या होता है? वर्क का जूल होता है। पावर का वाट होता है, भी ऊपर बात किए थे। वर्क का जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मोमेंटम का, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मास का क्या होता है? केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड, और पावर का तो वाट होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर। मल्टीमीटर, इस तरह का डिवाइस आप लोग बहुत बार पहले भी देखे होंगे, ठीक है, जो फोटो में दिख रहा है आपको। तो ये डिवाइस का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? इसको हम लोग मल्टीमीटर बोलते हैं जनरली। इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं उसके दुकान पर आपको ऐसा मीटर दिखता होगा। तो इसका काम क्या होता है? ये मीटर जनरली करता क्या है? क्या ये करंट मेजर करता है, क्या ये वोल्टेज मेजर करता है, क्या ये रेसिस्टेंस मेजर करता है, या तीनों मेजर करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जो मल्टीमीटर होता है वो सब चीज को मेजर करता है। किस किस चीज को मेजर करता है? करंट को भी करता है, वोल्टेज को भी करता है, और रेसिस्टेंस को भी करता है। अच्छा, करंट को सेपरेट जो मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आमीटर बोलते हैं। करंट को जो सेपरेट मेजर करता है उसको आमीटर बोलते हैं,
वोल्टेज को जो सेपरेट मेजर करता है उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, और आम मीटर और वोल्ट मीटर के कॉम्बिनेशन से जो आता है उससे हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम लोग रियोस्टाट के माध्यम से चेंज करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V और I के हिसाब से हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं। कैसे? V इक्वल टू IR हो जाता है फॉर्मूला के हिसाब से। अगर हम V को और I को मेजर कर लेते हैं तो R तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल, द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। ठीक है, अर्थक्वेक हमारे घर के आसपास पहले भी आता था, अब भी आता है। तो जो अर्थक्वेक आता है उसमें बहुत खतरनाक तरीके का नुकसान होता है। क्या होता है अर्थक्वेक में? जनरली जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो मूव करते रहता है, और उसी कारण कोई टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाता है, या एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। वैसे कंडीशन में अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो आता है, अर्थक्वेक जिस जगह पे आता है, चलिए ये दो चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्थक्वेक के बारे में बात करें, अर्थक्वेक जिस पॉइंट पर होता है, जिस पॉइंट पर जमीन के अंदर जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और जमीन के ऊपर जहां पर हमको अर्थक्वेक महसूस होता है सबसे ज्यादा पहली बार, उसको हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, और उसके कारण आसपास के इलाके में भूकंप फैल जाता है। तो फोकस, ईपी सेंटर, आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड चीज याद रखना है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। भूकंप के इंटेंसिटी को हम लोग सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न। ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर का सवाल है 2006 का। इसमें यह पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा बर्न काउज कर सकता है, सबसे ज्यादा कौन जलाएगा? क्या उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, या पिघलता हुआ बर्फ, या स्टीम, भाप? इस चारों में से कौन सबसे ज्यादा बर्न काउज करेगा? देखिए, यहां पर आपको एक टर्म समझ में आना चाहिए, लेटेंट हीट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। अगर आप गुप्त उष्मा समझ गए तो आपको ये सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। क्या होता है गुप्त उष्मा? तो गुप्त उष्मा का मतलब समझिए कि कोई भी बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब उस बर्तन को हम नीचे से गर्म कर रहे हैं। कोई भी बर्तन उसमें पानी भरा हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं? नीचे से गर्म कर रहे हैं। जब नीचे से गर्म करेंगे तो ये पानी क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होकर पानी उबलने लगेगा। फिर तो जिसमें पानी उबल रहा होगा उस समय इसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन जब इसको और गर्म करते रहेंगे तब ये भाप बन जाएगा, और जो भाप होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो भाप और गर्म पानी में क्या अंतर है? भाप में हीट का मात्रा ज्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, और वो हीट किस चीज में काम आता है? पानी को गैस बनाने में, स्टेट चेंज करने में, लिक्विड से गैस बनाने में वो काम आता है। इसलिए स्टीम जो होगा उसमें ज्यादा लेटेंट हीट होगा, और स्टीम क्या करेगा? ज्यादा सीवियर बर्न काउज करेगा, यानी कि ज्यादा जलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड। इसमें से चार एनिमल का नाम दिया हुआ है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है, वो कौन सा है? ठीक है, तो ये टैक्स असिस्टेंट का सवाल था, अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड किसको बोलते हैं? देखिए, साउंड का फ्रीक्वेंसी बना होता है 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक के आवाज को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ज से नीचे का आवाज और 20,000 हर्ज से ऊपर का आवाज हम लोग नहीं सुन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 20 हर्ज से नीचे के आवाज को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और 20,000 हर्ज से ऊपर के आवाज को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुनता है? बैट सुनता है। बैट का मतलब क्या हो गया? बैट का मतलब हो गया चमगादड़। चमगादड़ के द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड सुना जाता है। अच्छा, इंफ्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है? तो इंफ्रासोनिक साउंड कुत्ता सुन सकता है। और यही कारण होता है कि जब कभी भूकंप वगैरह आता है तो उसका जो 20 हर्ज से नीचे का आवाज होता है कुत्ता पहले सुन लेता है, और भूकंप आने से पहले भौंकना शुरू कर देता है, और जिससे बहुत सारे लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ खतरा आने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। तत्काल अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या है सवाल? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। विंड के स्पीड को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए चार ऑप्शन है, चारों पर थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। डोसीमीटर, डोसीमीटर से हम लोग रेडिएशन को मेजर करते हैं, जो मोबाइल फोन के टावर से निकलता है या और भी किसी जगह से रेडिएशन निकलता है उससे मेजर करते हैं, उससे डोसीमीटर से उसको मेजर करते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर से किस चीज को मेजर करते हैं? जनरली घड़ी के सेंस में यूज किया जाता है, समय देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जनरली जो अब क्रोनोमीटर आने लगा इसमें हम लोग कितना कैलोरी बर्न किए, अपने शरीर से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी हम क्रोनोमीटर से पता करते हैं, हाथ में लगा के इसको हम लोग चलते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मेजर करते हैं, इसके बारे में एक दिन और वीडियो में बात हुआ था। और एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग स्पीड ऑफ विंड पता करते हैं। ठीक है, तो ये भी एसएससी का सवाल था। चलिए अगला सवाल,
किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर जो है वो किस चीज का यूनिट है। देखिए पहली बात तो जान लीजिए कि हम लोग जो बिजली का बिल भरते हैं, जो कि 1 यूनिट 2 यूनिट घर में बिजली का बिल उठता है, यूनिट के हिसाब से रेट लगता है, बिल बनता है उसका, तो वो किस आधार पे होता है, वो किलोवाट आवर के आधार पे होता है। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट, ठीक है। तो ये किलोवाट किस चीज का यूनिट है, ये किलोवाट यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने लगे होंगे, सर अभी एनर्जी का आप जूल बताए थे, अभी किलोवाट बता रहे हैं, ठीक है। तो जूल और किलोवाट दोनों एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन जूल क्या है, एसआई यूनिट है, और ये क्या है, किलोवाट आवर, ये कमर्शियल यूनिट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताइए, तो आप क्या बताइएगा, किलोवाट आवर। अच्छा, पावर का क्या होता है, पावर का सिर्फ वाट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है। और करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। तो आपको याद रखना है, सारा एसआई यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट्स व्हेन देयर इज अ हाई राइज इन, ठीक है। अच्छा, हम लोग के घर में फ्यूज लगा होता है, क्यों हम लोग फ्यूज लगाते हैं, ताकि जो करंट हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो तार से हम लोग जो खींच रहे हैं घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तार में जब कभी बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, घर का सारा सामान जल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं, ताकि फ्यूज क्या हो, उड़ जाता है, और जो एक्सेस करंट कभी कभी घर में आने लगता है, उससे हमको बचाता है, ठीक है। तो अब तो अभी बता ही दिया कि इसका सही जवाब क्या होता है, करंट होता है। लेकिन करंट से काम कैसे करता है, अगर थोड़ा सा आपको इसको टेक्निकली समझना है तो हम बता देते हैं आपको। जो घर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर आता है, जब हाई करंट आता है, जब हाई करंट आता है, तो ये फ्यूज क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है, और पिघलने के बाद ये मेल्ट करके खत्म हो जाता है, और जो आगे का एप्लियंसेस है घर का, वो नहीं जलता है, वो बच जाता है, यही जल जाता है। इसका दाम बहुत कम होता है, 4-5 रुपया होता है। तो 4-5 रुपया या 10 रुपया का सामान का नुकसान करा के हम घर के महंगे महंगे सामानों को फ्यूज के माध्यम से बचा लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये जल क्यों जाता है, या करंट से ही क्यों जलता है, ठीक है। तो करंट से आप लोग को पता है, करंट का जो एक फॉर्म, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है H = I2RT, ठीक है। तो टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है, इसमें तो घटने का टाइम का तो सवाल है नहीं। रेसिस्टेंस हमेशा तय होता है, कांस्टेंट टर्म है, तो बढ़ेगा क्या, करंट ही तो बढ़ेगा। और अगर करंट बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ जाएगा, H का मतलब यहां पर हीट है, तो I2RT, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ेगा तो ये जो फ्यूज होता है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही सवाल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और उसमें और भी सारे सवालों के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और फिर उसमें और सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से अनुरोध ये होगा कि जब हम सवाल यहाँ डिस्कस करते हैं, आप चाहें तो इसे कॉपी में लिख लें, वीडियो को पॉज करके, या बाद में कभी वीडियो को देख के आप उन सवालों को लिख लें। ये आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, वो सुझाव में बताइए, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।